अब उनकी देखा देखी जो है और जगहों पर भी सूरदास जी का वो सिद्धेश्वरनाथ श्रीवास्तव जी थे, तो वे ब्रज साहित्य मंडल के जैसे संस्था, बड़ी संस्था थी ना ब्रज साहित्य मंडल, उस जमाने में बड़ी संस्था थी, आंदोलन था। जैसा मैंने आपसे कहा था ना कि चेतना जब जगती है तो चेतना तो पर जगती ही है। उसमें ये जिला विद्यालय निरीक्षक थे, ये भी जो है, तो इन्होंने भी एक विभाग है ना, 27 मंत्री हुआ करते थे, ब्रज साहित्य मंडल दूर दूर तक था। तो ये जब ब्रज साहित्य मंडल के दिन ऐसे आए कि जब ब्रज साहित्य मंडल कुछ राजनीति के फेर में फंस गया था, राज बहादुर जी अध्यक्ष थे, उनकी शिकायत किसी ने जवाहरलाल नेहरू से कर दी थी। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि क्या करते हैं आप, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं इससे अलग हो जाता हूँ, वो तुरंत अलग हो गई थी। जवाहरलाल नेहरू ने 250 रुपये का चेक दिया था ब्रज साहित्य मंडल के, और राजेंद्र बाबू 2 बार आए थे। राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू ब्रज साहित्य मंडल के अधिवेशनों में 2 बार आए, और जनपति परिषद की स्थापना की, अध्यक्ष उन्हीं की अध्यक्षता में हुई थी। आचार्य नरेंद्र देव जी उसके अध्यक्ष बने थे, और बाकी शर्मा नवीन जो है उसके सचिव बने थे उसके। इतनी बड़ी संस्था ये जब बन गई थी, तो सिद्धेश्वरनाथ श्रीवास्तव के मन में एक कल्पना कौन थी, और उन्होंने अपने सेवा काल में ही एक संस्था बनाई, सूर्य स्मारक मंडल। सूर्य स्मारक मंडल जो है वो संस्था बन गई, और गऊघाट जहाँ सूरदास जी का और वल्लभाचार्य जी का मिलन हुआ ना, वहाँ एक छोटा सा पुराना घाट है। उस घाट पे मैंने देखा है वो, तो उसमें एक प्रतिकृति है पत्थर की। समझ में तो मुझे नहीं आई वो कि ये मूर्तिकार क्या कहना चाहता है, क्योंकि वो इतनी जटिल है या इतनी सी थी। वो मैं भी देखने के लिए गया था, लेकिन उन्होंने सिद्धेश्वरनाथ श्रीवास्तव जी ने कहा कि ये जो है वो वल्लभाचार्य जी और सूरदास जी की छवि है। ठीक है, उन्होंने कह दिया है तो हमने भी मान लिया, क्योंकि और कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं। उनका कहना यह था कि कोई प्राचीन कोई ऐसा आधार कोई मिले तो सही, है ना। तो उन्होंने इसी को आधार बना लिया, और वो जगह जो है वो उस समय तो बिल्कुल फालतू पड़ी हुई थी जगह। तो गवर्नमेंट से जब उन्होंने कहा, तो कमलापत त्रिपाठी जी जो हैं उन्होंने कहा ठीक है, ये जगह जो है सूर्य स्मारक मंडल के हम दे रहे हैं। तो सूर्य स्मारक मंडल के लिए भूमि मिल गई, वो घाट समेत एक बड़ी जगह मिल गई। वहाँ एक कॉलेज भी खुल गया बाद में, तो सूर्य स्मारक इंटर कॉलेज रौनकता गांव उससे जुड़ गया। तो सिद्धेश्वरनाथ श्रीवास्तव जो है वो भगीरथ प्रयास करते रहे, लगे रहे। देखो जी बात इसमें कई सूर स्वरूप नाम से पत्रकार निकाली, और जब यहाँ हिंदी जगत से जब वो जुड़े तमिलनाडु से, तो एन सुंदरम जो है वो प्रोफेसर, वो जो है वो भी सूर्य स्मारक मंडल में आ गए। तो गवर्नमेंट की एक योजना थी कि जो तमिलनाडु में जो हिंदी का कार्य कर रहा है उसके लिए हम जो है इतनी राशि, इतना अनुदान देंगे हम। तो उन्होंने कहा ठीक है, सूर्य सौरभ के लिए आप तमिलनाडु से निकालिए। तो इससे उनको ये लाभ हुआ कि एक तो तमिलनाडु में प्रसार होने लगा सूरदास जी का। सूरदास जी के जैसे आंध्र में पोतन्ना है, पोतन्ना जो है वो भक्त कवि है। तो एक रिसर्चर ने सूरदास जी के पदों का और पोतन्ना के पदों का तुलनात्मक अध्ययन किया आंध्र में। तो इसी प्रकार से तमिलनाडु में जो है जो ऐसे धाराएं हैं जिनमें सूर जैसी स्थिति, अब जैसे रास है, अब रास को लेकर के जो तमिलनाडु में जो अनुसंधान हुआ, तो उसमें उन्होंने रास जैसी, ब्रज के रास जैसी वैसी ही भंगिमाएँ, अब वो कत्तू वो पूरे समय याद नहीं है, क्योंकि मैं याद वैसी तो बातचीत कर रही, जो धारा आ गई है वो तो याद कर रहा हूँ मैं। तो वो कत्तू जो है वो उन्होंने उसका मिलान किया, उन्होंने देखा कि ये रास जो है बिल्कुल वैसी ही रचना है। इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है कि जो आलवार संत थे
उनकी जो भक्ति धारा थी वही भक्ति धारा थी जो इन वैष्णवों में, इन आचार्यों में, वल्लभाचार्य आदि में या ये चल रही थी, निकल करके जो आई थी, वो भागवत की ही धारा थी, है ना। तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि तमिलनाडु का और जो भक्ति का जो संबंध है वो बहुत प्राचीन संबंध है, बहुत पुराना संबंध है। तो फिर वहाँ से सूर सौरभ नाम से पत्रिका निकलती रही। तो ये काम जो है अब ब्रजेश्वर वर्मा ने सूरसागर का संपादन किया, ब्रजेश्वर वर्मा, और वो भी उसका कुछ अंश जो है सूर्य स्मारक मंडल ने प्रकाशित किया। सूरदास जी के व्यक्तित्व कृत्य पर जवाहरलाल चतुर्वेदी जी का जो है वो इन्होंने सिद्धेश्वरनाथ श्रीवास्तव ने प्रकाशित किया। एक ऐसा वक्त आया था कुछ दिनों का, 10 वर्ष का एक ऐसा समय रहा था जब कमलापति त्रिपाठी जी जो है वो इससे जुड़ गए थे। बाद में शंकर दयाल शर्मा जी भी जो है वो उससे जुड़ गए थे, सूर्य स्मारक मंडल। क्योंकि सबका भाव तो था ना सूरदास जी के प्रति, सबका भाव तो सबका ही था। क्योंकि सूरदास जी का जो प्रसार है हृदय में उतरता है ना, हृदय में उनकी जो लीला है। अब कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी है ना, अब उत्तर प्रदेश के भी राज्यपाल रहे थे और गुजरात के एक माने हुए महारथी थे के मुंशी। तो कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने कैसे व्याख्यान दिए सूरदास जी पर, ब्रजभारती में प्रकाशित है। तो वो जो जागरण का जो समय था, जिस जागरण में साहित्य जगत ने एक स्वर से उसको स्वीकार किया और विश्वविद्यालयों में हिंदी के ही नहीं, हिंदी बेल्ट में ही नहीं, जो गुजरात है या दूसरे जो विश्वविद्यालय हैं, उन सब ने सूर को अपने पाठ्यक्रमों में स्थान दिया, यानी स्थान दिया। जब सूर को पाठ्यक्रमों में स्थान दिया तो सूर के अध्ययन को लेकर के एक दृष्टि बदली और सूर का सामाजिक पक्ष भी, सूर का सांस्कृतिक पक्ष भी, सूर का रस पक्ष भी, सूर के वात्सल्य रस का सम्राट होने वाली बात भी, ये सारी बातें जो धीरे धीरे उभर करके आने लगी। जब तक ये वाम पंथ का जो है हस्तक्षेप पूरा का पूरा नहीं हुआ, तब तक ये इन्होंने जिस प्रकार से विभाजन किया ना साहित्य का, साहित्य में विभाजन कर दिया, विभक्त चेतना, साहित्य की चेतना को विभक्त किया, है ना। रस को लेकर के जो है वो जो रस सिद्धांत में डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है, तो उन पर भी अटैक हुआ था। तो उन्होंने जो उपसंहार है उसमें उन्होंने लिखा था कि जब तक जीवन में रस जैसी परिकल्पना नहीं आ जाती दूसरी, तब तक मैं इसको स्वीकार नहीं करता कि उसका कोई दूसरा विकल्प हो सकता है। इन्होंने तो कहा कि संघर्ष जो है वो रस है, संघर्ष जीवन का सत्य है। का जीवन का अकेला सत्य संघर्ष नहीं हो सकता। डॉक्टर नगेंद्र ने पूरे उपसंहार में, सिद्धांत के उपसंहार में ये सारी बातें उठाई हैं हमने। देखिए, मतलब ऐसा है कि हम इन सारी चीज़ों का अध्ययन हमने किया है। मेरी पीएचडी मार्क्सवाद और आगे राघव पर है, तो मार्क्सवाद को हमने कोई हमारे लिए अपरिचित चीज़ नहीं है ये। लेकिन जिस ढंग का वो, जैसे आपने कहा था कि वो जाति को लेकर के चल रहे हैं, जाति का दर्शन मचाया हुआ है, विभक्त चेतना है, तो आपने साहित्य में भी विभक्ति का किया आपने। तो सूरदास जी को दूसरी जगह पर आपने खड़ा कर दिया।